हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के बारे में। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया है जिसको आप फिल कर सकते हैं, अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं एंड फिर संडे को हम अलग से एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और तीसरी चीज़, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की और समझते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन हुआ, उसका कंसोलिडेशन हुआ इंडिया में। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड 1760 में 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इन 150 सालों में ये तो तय हो गया था कि जितनी भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई हैं तो उनमें जो सिक्का चलेगा वो सिक्का चलेगा ब्रिटिश का, क्योंकि सबको इन्होंने भगा दिया था, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है एंड 1857 में रिवोल्ट होता है। तो इन 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया और कंसोलिडेशन किया, और इस काम के लिए उसने हर तरह की मिलिट्री हो चाहे डिप्लोमेटिक हो टैक्टिक यूज़ की, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरे के पूरे भारत पे अपना शासन करना, अपना टेरिटोरियल ऑक्यूपेंस करना। तो इसलिए ये 100 साल इस गवर्नमेंट को, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को लगे थे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की, तो इसको 2 फेजेज में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। फर्स्ट जो फेज था उसको फर्स्ट एम्पायर के नाम से बुलाते थे और सेकंड फेज को सेकंड एम्पायर के नाम से बुलाते थे। तो फर्स्ट एम्पायर में क्या थे, एटलांटिक टूवर्ड्स अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़, उस वाले पार्ट को फर्स्ट एम्पायर में शामिल किया गया था, जबकि सेकंड एम्पायर में ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका वाले एरिया को शामिल किया गया था। मींस जो इंडिया वाला पोर्शन था उसको सेकंड एम्पायर में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, ये जो ब्रिटिश लोग थे, इनको सक्सेस मिली भारत में, इसके क्या कारण थे वो जानने बहुत ज़रूरी हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसके काफ़ी सारे कारण थे। सबसे पहला था कि ब्रिटिश लोगों के पास सुपीरियर आर्म्स थे, मिलिट्री एंड स्ट्रेटजी होती थी, वो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। सेकेंड, उनकी जो मिलिट्री थी उसमें बेटर डिसिप्लिन था और रेगुलर सैलरी वहाँ पे मिलती थी। और रेगुलर सैलरी का सबसे मेन फंक्शन ये था कि इससे लोग लॉयल रहते थे। जबकि अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, उस समय जो मुग़ल आर्मी थी तो उसमें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी, इसलिए डिसिप्लिन का और लॉयल्टी का इश्यू होता था। सेकंड, जो सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम था ब्रिटिश लोगों के पास, वहाँ पे मेरिट के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे लोगों का सिलेक्शन होता था। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं था, हमारे यहाँ मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता था, बल्कि कास्ट, रिलीजन, रीजन के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता था। देन फोर्थ पॉइंट है ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकेंड लाइन लीडर्स। जो ब्रिटिश लोग थे उनकी लीडरशिप बहुत तगड़ी थी। आप रॉबर्ट क्लाइव, इन सब के नाम, डलहौजी, ये बहुत फेमस लीडर थे। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप इंडिया में भी थी, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इनका कोई मुकाबला नहीं था। बट जो मेन जो एक डिफरेंस था वो था सेकंड लाइन लीडर्स का, जिसकी इंडिया के पास कमी थी। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो उनके पास काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही अच्छे सेकंड लाइन लीडर्स थे, जैसे कि आर्थर वेलेस्ली, ठीक है। उसके बाद सर आयरे कूटे, तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा चलती थी, तो फाइनेंस का कभी इशू हुआ ही नहीं था। बट जो इंडियन फोर्सेस थी उनके साथ हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी। देन नेक्स्ट पॉइंट है नेशनलिस्ट प्राइड।
जो ब्रिटेन के लोग थे उनकी इकोनॉमी थ्राइव कर रही थी और उसका बेसिस क्या था, ट्रेड। तो जब भी एक्सपेंशन होता था तो वहाँ के लोग उसको एक नेशनल ग्लोरी के नाम पे जोड़ते थे, तो एक नेशनलिस्ट प्राइड बन के सामने आता था। और इस चीज़ की इंडिया में बहुत कमी थी। उस समय तक हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का नेशनलिज्म नहीं था, लोगों में यूनिटी नहीं थी, लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रीजन के नाम पे बटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये वो तमाम कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश सक्सेस मिली ब्रिटिश के लोगों को। अब दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, जैसे कि बंगाल, पंजाब, मैसूर, इनको अपना अधिकार जमाया। और सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल मुगल एम्पायर की सबसे रिचेस्ट प्रोविंस थी। एंड उस समय का जो बंगाल था उसमें आज का बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल शामिल है। तो आप देख लीजिए इसका कितना बड़ा एरिया था। तो ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस थी। और जब बंगाल पे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ तब ये समझ लिया गया कि अब जो है मुगल एम्पायर भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर बंगाल की, तो शुरुआत में बंगाल में काफ़ी एबल नवाब होते थे वहाँ पे। मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अली वर्दी खान, ये बहुत ही एबल थे और इन्होंने हमेशा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल में रखा, उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन कहानी शुरू होती है अली वर्दी खान की डेथ से 1756 में। और उस समय बंगाल के नए नवाब बनते हैं सिराज उद दौला, जो कि एक 20 साल के ही थे। तो इनकी उम्र काफ़ी कम थी। और जब ये नवाब बनते हैं तो इनको नवाब बनने के साथ ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स साथ में मिलती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या थी? फॉर एग्जांपल, इनके जो कजन थे नवाब ऑफ पूर्णिया शौकत जंग, उनके साथ इनकी राइवलरी थी। दूसरी बात, इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, वो भी इनके खिलाफ ही थी। ठीक है, इसके अलावा मीर जाफ़र जो कि इनकी आर्मी का कमांडर था, उसके साथ भी झगड़े चल रहे थे। ठीक है, और ये मेनली सब रिश्तेदार लोग थे। ठीक है, कोई किसका बेटा है, कोई किसकी माँ है, तो आपस में झगड़े चलते रहते थे। इसके अलावा जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो हमेशा डरी हुई थी, क्योंकि ये सब मुस्लिम लोग थे। ठीक है, इसके अलावा सिराज उद दौला के कोर्ट में काफ़ी सारे डोमिनेंट ग्रुप हो गए थे जो इसके अगेंस्ट थे। और वो ग्रुप कौन से थे? जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ, ये सभी लोग थे जो कि इसके अपोज में थे। एंड इसके अलावा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ रही थी, जो कि एक खतरे का संकेत थी। तो ये सारी समस्याएं सिराज उद दौला को गिफ्ट के तौर पर मिली थी, तो वो इससे काफ़ी परेशान था और इसने कुछ एक्शन भी लिए। जैसे कि सबसे पहला एक्शन लिया था जो जो शौकत जंग था उसको डिफीट किया, घसीटी बेगम को डाइवेस्ट कर दिया। इसके अलावा मीर जाफ़र जो आर्मी का कमांडर था उसको डिसमिस कर दिया था। ये मीर जाफ़र बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र को डिसमिस कर दिया था। तो ये तमाम वो चीज़ें थी जिसकी वजह से सिराज उद दौला काफ़ी परेशान था। हर फ्रंट पे उसको इश्यूज देखने को मिल रहे थे। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की, जो कि 1757 में हुई थी और इस बैटल ने पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके कारण क्या थे। ये सभी कारण आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कारण तो ये था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो ट्रेड प्रिविलेजेस का रैम्पेंट मिसयूज़ कर रहे थे। दोस्तों आप जानते हैं प्रिविलेज क्या थे? ट्रेड कंसेशंस। आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी में रियायत दी गई थी, उसमें छूट दी गई थी और उसका कंपनी के ऑफिशियल गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कैलकाटा का फोर्टिफिकेशन कर दिया और इस चीज़ को करने में नवाब की परमिशन ली ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको गुस्सा तो आएगा। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो फ्यूगिटिव पॉलिटिकल फ्यूगिटिव था कृष्णदास, जो कि राज बल्लभ का बेटा था, जिससे कि नवाब काफ़ी नाराज़ थे, उसको ब्रिटिश लोगों ने असाइलम दिया था, उसको शरण दी थी, तो इससे भी गुस्सा आया हुआ था। फिर जो नेक्स्ट था वो ये था कि कंपनी को ऐसा लग रहा था कि जो सिराज है वो फ्रेंच के साथ कोई गठबंधन कर रहा है, कोई ट्रीटी साइन कर रहा है, तो दोनों के बीच में सस्पिशन बढ़ता ही जा रहा था। तो इससे जो नवाब था सिराज उद दौला, उसने क्या किया? इंग्लिश फोर्ट जो कलकत्ता में था उस पर अटैक कर दिया और उसको सीज कर दिया। तो ये एक्शन जैसे ही उसने लिया तो उसका बड़ा भारी नुकसान चुकाना पड़ा।
सबसे पहले तो अटैक कर लिया, उसको सीज कर लिया। और यहाँ पे एक इवेंट है जो कि काफ़ी फेमस है, उसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऐसा माना जाता है कि सिराज उद दौला ने 146 इंग्लिश पर्सन्स को जेल में बंद कर दिया था वहाँ पे, और उनमें से 123 सफोकेशन के मारे मर गए थे। तो इस जो ट्रेजेडी को, इस इवेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जल्दी ही यह सिचुएशन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव एडिशनल फोर्सेस लेके कलकत्ता पहुंच जाते हैं और पूरी कहानी उलट हो जाती है। और फिर उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही एबल लीडर थे। उन्होंने तरह तरह की टेक्निक्स, तरह तरह की स्ट्रेटजी यूज़ की और क्या किया, सीक्रेट अलायंस किया। किसके साथ? उन सभी गद्दारों के साथ जो कि नवाब से नाराज़ थे, जैसे कि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद। इन सबसे सीक्रेट अलायंस कर लिया कि आप नवाब का साथ मत दो, आप क्या करो, आप ब्रिटिश लोगों का साथ दो। तो ब्रिटिश लोग शुरू से यही करके आ रहे थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। उनको समझ में आ गया था कि लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है, तो उसी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो डील होती है रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच में, उसमें यह था कि हम मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाएंगे, ठीक है। और इसके बदले मीर जाफ़र क्या करेगा, कंपनी को और कंसेशंस देगा, ठीक है। तो कंपनी का तो मोटिव ही यही था कि उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी, जो कि 23 जून 1757 को हुई थी, वो बैटल होने से पहले ही उसका डिसीजन हो गया था कि इंग्लिश की विक्ट्री होगी। और ऐसा ही हुआ। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है और इसमें अंग्रेज़ की विजय होती है, वो लोग जीत जाते हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि बंगाल के जो रिसोर्सेज थे जिसकी वजह से वो फेमस था, वो सभी इंग्लिश के पास चले जाते हैं। क्योंकि मीर जाफ़र को नवाब वही बनाते हैं, तो वो एक तरह से रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इस बैटल के बाद पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स पे इंग्लिश लोगों की मोनोपोली हो गई। अब मीन्स उनके मन में जो आता वो काम वो कर सकते थे। बैटल ख़त्म होती है, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जैसे कि उनकी ट्रीटी हुई थी। और फिर वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया मीर जाफ़र। अब इसके बाद कहानी में फिर से चेंज आता है। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि इस बैटल ऑफ प्लासी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन द इंडिया। तो दोस्तों इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी ने ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन को ले कर दिया था इंडिया में। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश रूल का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस बैटल ऑफ प्लासी से ये बात समझ में आ गई थी कि इंग्लिश की मिलिट्री सुप्रीमेसी है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी के बाद, क्योंकि पूरे रिसोर्सेज बंगाल के इंग्लिश लोगों के पास में आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी बंगाल की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसमें किसी तरह का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जैसा वो पहले चलते आ रही थी वैसे ही वो गवर्नमेंट चल रही थी, बट कंट्रोल जो था वो इंग्लिश लोगों का बढ़ गया था। और जो वहाँ के नवाब थे मीर जाफ़र, वो अपनी पोजीशन के लिए एंटायरली डिपेंडेंट थे ब्रिटिश लोगों के ऊपर। तो ब्रिटिश लोगों का भारत में एंट्री हो गई थी, ठीक है, और एक अच्छी खासी पावर उनके हाथ में आ गई थी। अब दोस्तों अगली जो चीज़ आती है वो है मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760। फ्रेंड्स, ये जो मीर जाफ़र था ये शुरू में तो पपेट नवाब था ब्रिटिश लोगों का, बट समय के साथ साथ क्या हुआ, ये काफ़ी इरिटेट होने लगा। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का इंटरफेरेंस बढ़ता ही चला जा रहा था। तो कुछ हद तक तो इन्होंने टॉलरेट किया, बट कुछ हद के बाद इनसे टॉलरेट नहीं हुआ और इन्होंने क्या किया, डच के साथ एक कॉन्स्पिरेसी साइन कर ली, एक ट्रीटी साइन कर ली। बट आपको पता है दोस्तों 1759 में डच और इंग्लिश के बीच में फाइट होती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था बैटल ऑफ बेदारा, और इसमें डच लोगों की हार होती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है मीर कासिम को, ठीक है। अब इसके बाद मीर जाफ़र को काफ़ी नुकसान होता है। अब दोस्तों मीर जाफ़र को जब नवाब बनाया गया था तो उसको कंपनसेशन देना था ब्रिटिश लोगों को एनुअल बेसिस पे, बट उसमें वो सक्षम नहीं था क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से इंग्लिश लोग मीर जाफ़र से नाराज़ थे। उसके बाद एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या था कि जो मीर जाफ़र है उसके बेटे की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो नवाबशिप के लिए लड़ाई होने लगती है और उस लड़ाई में कौन दो लोग शामिल थे, फर्स्ट थे मीर कासिम,
ठीक है। ये मीर कासिम कौन था? ये मीर जाफर का सन इन लॉ था, और दूसरा था मीरान सन। मतलब ये मीरान कौन थे? ये मीर जाफर के बेटे थे। मतलब दो दावेदार थे, पहला था मीर कासिम जो कि मीर जाफर का सन इन लॉ था, और दूसरा था मीर जाफर का ग्रांड सन, आप उसको बोल सकते हो। तो इन दोनों के बीच में इशू हो गया था कि मैं नवाब बनूंगा। तो फिर से ब्रिटिश लोग पिक्चर में आए और उन्होंने मीर कासिम के साथ ट्रीटी कर ली, और ट्रीटी क्या की कि हम आपको जो है बंगाल का नवाब बनाएंगे, बट आपको हमारी शर्तों को मानना है, जैसा वो सबके साथ कर रहे थे। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड फ्रेंड्स, ये जो मीर कासिम था, ये अलीवर्दी खान के बाद जितने भी नवाब आए थे उन सब में सबसे अच्छा नवाब था। मोस्ट एबलेस्ट नवाब मीर कासिम था। इसने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि सबसे पहले इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर में। मुंगेर बिहार में है। और क्यों शिफ्ट किया था? ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सको, उनका इतना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर न पड़े। तो सबसे पहला स्टेप इसने लिया था, कैपिटल को शिफ्ट किया था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, उसको रीमॉडल किया, ताकि जो उसके लोग थे उसकी स्किल, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। तो काफ़ी सारे अच्छे कदम इसने उठाए थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 1764 में बहुत बड़ी बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर। और इस बक्सर ने पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसके क्या कारण थे? सबसे पहले राम नारायण जो कि डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का, और ये इंग्लिश साइड में था, उनको ज़्यादा फेवर देता था। तो इससे जो नवाब थे वो काफ़ी नाराज़ थे। दूसरी बात, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। दोस्तों, आपको पता है कि दस्तक क्या था? एक परमिट सिस्टम था कि आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। उसका रैम्पेंट बहुत बड़े लेवल पे उसका मिसयूज हो रहा था। तो इससे एक्चुअली क्या था कि जो लोकल मर्चेंट थे उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनको अनइक्वल कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। क्योंकि उनको तो ड्यूटी पे करनी है, बट जो ब्रिटिश लोग थे उनको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ रही थी, इसलिए उनके प्रोडक्ट महंगे हो रहे थे, और महंगे सामान को कौन खरीदेगा, इसलिए उनका नुकसान हुआ, और जो ब्रिटिश लोग थे उनका फ़ायदा हो रहा था। ठीक है। और दूसरा जो इसका रीज़न था वो ये था कि जो कंपनी के सर्वेंट थे वो भी दस्तक को सोल्ड कर रहे थे। किसको? इंडियन मर्चेंट को कमीशन के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो फरमान जारी हुआ था 1717 में, उसमें दस्तक जारी करने का अधिकार कंपनी को दिया गया था। ठीक है। उसके सर्वेंट्स को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जारी करने के लिए नहीं किया गया था, और इसका वो लोग मिसयूज कर रहे थे। तो इन सबसे बंगाल के रिसोर्सेज पे बहुत असर पड़ रहा था। तो मीर कासिम ने डिसीजन लिया कि मैं सारी की सारी ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दूंगा। बट इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश लोग थे वो नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हुए? क्योंकि वो चाहते थे कि ड्यूटीज़ बनी रहे और हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बना रहे। और इसी मुद्दे पर मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में वॉर होती है 1763 में, जिसमें मीर कासिम को भागना पड़ता है। और वो भाग के कहाँ चला जाता है? अवध में। अवध मतलब जो आज का यूपी है, उसमें अवध में वो भाग के चला जाता है। और वहाँ पे क्या करता है? नवाब ऑफ अवध जो कौन थे? शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर, उनका क्या नाम था? शाह आलम टू। इनके साथ एक पार्टी बना लेते हैं, एक कोलिशन बना लेते हैं कि हम लोग तीनों मिलके बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फाइट करेंगे। दोस्तों, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग थे, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर थे शाह आलम टू। इन तीनों की कोलिशन बनती है। लेकिन इस बैटल की सबसे खास बात यह थी कि इन तीनों की कंबाइंड आर्मी भी इंग्लिश फोर्सेस से हार जाती है। और इंग्लिश फोर्सेस से कौन बंदा था? मेजर हेक्टर मुनरो। और ये बैटल हुई थी 22 अक्टूबर 1764। बक्सर ये बिहार में है। तो दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन तीनों लोगों की कंबाइंड आर्मी को ब्रिटिश फोर्सेस ने हरा दिया था। तो दोस्तों, इसीलिए इसको एक माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि केवल बंगाल के नवाब की आर्मी ही नहीं बल्कि मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वो भी इंग्लिश से हार गए थे। और इससे ये तो चीज़ पक्की हो गई थी कि अब इंग्लिश जो हैं वो नॉर्थन इंडिया में ग्रेट पावर होंगे। मुगल एम्पायर का अब कोई मतलब रहा ही नहीं। ठीक है। और फिर इस बैटल के बाद फिर से मीर जाफर को ही नवाब बना दिया जाता है, और इंग्लिश लोगों को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने को मिल जाता है। मींस अब उनका हर तरफ से फ़ायदा था। पहले तो केवल एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी, अब तो ड्यूटी फ्री उनकी हो ही गई, और जो इंडियन मर्चेंट थे उन पे ड्यूटी लगती थी। तो इसी का फ़ायदा उन्होंने पूरे अपने
टाइम के दौरान उठाया। अब दोस्तों ये तो हो गई बंगाल की बात। इसमें अब हम बात करते हैं 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की। जब 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिलती है तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव इलाहाबाद में दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन करते हैं। ये ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ट्रीटी साइन होती है नवाब शुजाउद्दौला के साथ में, और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि नवाब जो हैं इलाहाबाद और कारा को जो एम्परर हैं शाह आलम टू उसको सरेंडर कर देंगे, क्योंकि मुगल ये ब्रिटिश ये लोग चाहते थे कि मुगल एम्परर को हम अवध में बिठा के रखें और वो हमारे रबर स्टैम्प की तरह काम करेगा। तो ये तो थी पहली ट्रीटी। दूसरी जो ट्रीटी थी वो साइन होती है शाह आलम के साथ, और इसमें क्या होता है कि पहली बात तो कि वो इलाहाबाद में रहेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कंपनी के प्रोटेक्शन में वो इलाहाबाद में रहेंगे। और दूसरा एक फरमान उन्होंने जारी किया, उस फरमान में दो चीज़ें थी। सबसे पहला कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दीवानी का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू मतलब पैसा। ठीक है, तो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन था निजामत फंक्शन, मीन्स मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर की जो चीज़ें थी वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी इन प्रोविंसेस की, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। तो दोस्तों दीवानी राइट्स मिल गए, निजामत फंक्शन मिल गया। और दोस्तों इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 1765 में जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है उसके बाद जो चीज़ सामने आती है वो है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जिसका टाइम पीरियड है 1765 से 1772, मतलब 7 ईयर्स तक ये डुअल गवर्नमेंट चलती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। आपको हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ही बंगाल की असली मास्टर बन गई, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए थे, और जो वहाँ का नवाब था वो तो एक पपेट था, एक रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहा था। और तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए इसका मतलब क्या था, रूल ऑफ टू, जैसे नाम से लग रहा है डुअल गवर्नमेंट, और ये दो कौन थे, पहले थे कंपनी और दूसरे हैं नवाब। देखिए इसमें फ़र्क क्या था, क्योंकि आपको पता है कि जो 1765 की ट्रीटी हुई थी उससे दीवानी राइट्स और निजामत राइट्स ये दोनों फंक्शन कंपनी के पास चले गए थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर लाना, पीस लाना, इसकी जिम्मेदारी नवाब के पास थी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को करने के लिए फंड्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और वो सारे के सारे रिसोर्सेज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। तो इसीलिए इसको डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं। दोनों का शासन देखा जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास थी, बट उसके पास पावर थी ही नहीं, वो सारी चीज़ों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंडेंट था। तो दोस्तों इससे हुआ क्या कि बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हो गया, और इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ पीपल ऑफ बंगाल का। क्यों? क्योंकि न तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पे ध्यान दिया और न ही जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि उनके पास पावर थी ही नहीं, तो वो करेंगे क्या। तो ये सिस्टम पूरा 7 साल चला, 1765 से 1772 के बीच में। और फिर 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आते हैं तो उन्होंने इस सिस्टम को हटाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात जो एनसीईआरटी में दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग वापस गए थे तब उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हुई थी ब्रिटेन में, और उन पर चार्ज क्या लगाया गया था, मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो दोस्तों ये तो हो गया बंगाल। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और जो एनसीईआरटी में दी हुई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, नबोब्स। ये जैसे इंडिया में नवाब्स को बोला जाता था, वैसे ही ये एंग्लिसाइज वर्जन है नबोब्स। और ये किन लोगों को बोला जाता था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कि इंडिया से ब्रिटेन वापस जा रहे हैं और दुनिया भर की वेल्थ के साथ वापस जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता था कि ये लोग काफ़ी पैसा वहाँ पे कमा रहे हैं इंडिया में। तो जब ये लोग ब्रिटेन पहुँचते थे तो वहाँ पे इनका मजाक बनाया जाता था, तो इन लोगों को बोला गया था नबोब्स। और ये जो नाम था, ये इंडियन जो वर्ड था नवाब, उससे इसको डिराइव किया गया था। ये भी हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने कर ली बात बंगाल की।
अब हम चलेंगे मैसूर में, और मैसूर में उस समय कौन थे? हैदर अली, और इनकी डेथ के बाद आए थे टीपू सुल्तान। अब फ्रेंड्स देखिए, हम मैसूर की बात करेंगे, हम मराठा की बात करेंगे, हम पंजाब की बात करेंगे, बट यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा फोकस होगा कि इनके बीच में कौन कौन सी वॉर हुई थी, सबसे फर्स्ट कौन कौन सी ट्रीटीज हुई थी, केवल उसी का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि टाइमलाइन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टाइम टाइम पे देता जाऊंगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूज़ की थी, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, वो सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इस तरह से ये लेक्चर चलेगा। अब तो दोस्तों मैसूर की बात करें तो मैसूर में उस समय हैदर अली थे, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने किया था कि एक आर्म्स फैक्ट्री सेटअप की थी फ्रेंच की मदद से डिंगी गुल में, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, और वेस्टर्न मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी वो भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात थी जिसपे ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब दोस्तों जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वो 1767 से 69 में हुई थी, और ये ख़त्म होती है 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास से। हमें केवल इतना ही इसमें पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1780 से 84 के बीच में होती है। 82 में क्योंकि हैदर अली की डेथ हो जाती है कैंसर से, तो 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर टीपू सुल्तान के द्वारा साइन की जाती है। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1790 से 92 के बीच में, जो कि एंड होती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम से। ठीक है दोस्तों, ये 1792 में हुई थी। एंड जो लास्ट बैटल थी वो थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। इसमें टीपू की डेथ हो जाती है और मैसूर के ऊपर सब्सिडियरी अलायंस को थोप दिया जाता है। ये होता क्या है हम आगे देखेंगे। और दोस्तों मैंने काफ़ी शॉर्ट में इसको बताया है, केवल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम देखें कितनी वॉर हुई थी और किस पीरियड में हुई थी और ट्रीटी कौन सी थी, क्योंकि इसी पे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी पे क्वेश्चन पूछा जाना मुझे लगता नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो टीपू सुल्तान थे ये बहुत ही एबल रूलर थे, और इन्होंने बहुत सारे काम किए थे जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले मिलिट्री फोर्स को एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग किए थे। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम केयर दी थी, उसको मैक्सिमम अटेंशन दिया था। उसने जो आर्मी थी उसको यूरोपियन मॉडल पे ऑर्गेनाइज किया था। इसके अलावा उनके सोल्जर्स को फ्रेंच ऑफिसर्स की मदद से ट्रेन किया था। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने फ्रेंच ऑफिसर की मदद से अपने सोल्जर्स को ट्रेन किया था, तो उसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। इसके अलावा क्योंकि उनको पता था कि नेवल फोर्सेस की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस डायरेक्शन में काम भी किया था। 3 डॉकयार्ड्स बनाए थे, मैंगलोर में, वजीराबाद में एंड मौलिदाबाद में, लेकिन ये प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें टीपू सुल्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। उनको रॉकेट टेक्नोलॉजी का पायोनियर भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैसूर स्टेट में सेरीकल्चर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। डेमोक्रेसी के प्रति दीवाने थे, एकदम डेमोक्रेसी इनको चाहिए थी। और 1797 में इन्होंने जैकोबियन क्लब भी सेटअप किया था ताकि वो फ्रेंच सोल्जर्स को सपोर्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हर पॉइंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। और दोस्तों बाद में वो खुद जैकोबियन क्लब के मेंबर बने थे और अपने आप को सिटीजन टीपू के नाम से कहना भी इन्होंने अलाउ किया था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो सेरिंगापट्टनम था वहाँ पे इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी प्लान किया था। वहाँ का जो श्रृंगेरी टेम्पल था उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए फंड्स को भी सेंक्शन किया था। एंड जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत भी इन्होंने की थी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे भी फ्यूडलिज्म प्रिवेलेंट था, बट टीपू सुल्तान काफ़ी एडवांस इनकी थिंकिंग थी और कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की शुरुआत इन्होंने की थी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में मिशंस भेजे थे, एम्बेसीज भेजी थी, अरेबिया में, अफ़गानिस्तान में, काबुल में। और इसी वजह से इनके बीच की जो राइवलरी थी ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान के बीच की राइवलरी वो बढ़ गई थी। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसका ये कारण भी था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला आता है, ये 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसलिए ये मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे है
नेक्स्ट हम बात करेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल की। इसको भी हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि केवल हम बैटल्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों जहाँ तक मराठा लोगों की बात है तो उसमें बाजीराव वन 1720 से 40 वो सबसे ग्रेटेस्ट पेशवा थे और उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें क्या होता था कि जो भी प्रोमिनेंट फैमिली है उसको एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिया जाएगा, मीन्स एक एरिया दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस एरिया को कॉन्कर करे और उस पर रूल करे। लेकिन नाम किसका होगा? जो मराठा किंग थे शाहू का, तो उसके नाम पे इनको शासन चलाना था। और ऐसी 5 प्रोमिनेंट फैमिलीज थी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट थी गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर और लास्ट में थे पेशवा ऑफ पूना। तो ये 5 प्रोमिनेंट फैमिलीज थी जिनको अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दिया था और उस एरिया को इनको कॉन्कर करना था और रूल करना था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो डिफरेंट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। तो टोटल 3 वॉर हुई एंग्लो और मराठा के बीच में। फर्स्ट हुई थी 75 से 82 के बीच में, सेकंड हुई थी 1803 से लेके 5 के बीच में और थर्ड हुई थी 1817 से 19 के बीच में। ये टाइमलाइन हमें याद रखनी होगी। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी उसका इशू क्या था? पिंडारीज। ये पिंडारीज कौन थे हम अभी आगे इस पे बात करेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों केवल शॉर्ट में हमें देखना है कि कौन सी वॉर हुई थी और उसका टाइमलाइन क्या है, केवल हमको वही चीज़ याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे काफ़ी सारे पूछे जाते हैं टाइमलाइन वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया एंग्लो मराठा स्ट्रगल और इसमें भी वही हुआ जो सबके साथ होता है कि जो ब्रिटिश थे वो जीत के सामने आ गए थे। ठीक है दोस्तों, अब सवाल बनता है कि मराठा की हार क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों जब मुगल एम्पायर का पतन हो रहा था तो मराठा लोगों ने सोचा कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको हम फिल कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे कारण थे। पहला, लीडरशिप। जो बाद के रूलर्स थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे और मराठा किंगडम भी डेस्पोटिक था अपने कैरेक्टर में। मींस अगर आपका लीडर, आपका जो किंग है वो अच्छा होगा, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, वो पावरफुल होगा, तभी मराठा स्टेट अच्छे से चलेगा। तो ये कमी हमने मुगल में भी देखी थी और यही कमी हम मराठा में भी देख रहे हैं। दूसरी बात, डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी। ठीक है। तीसरा था लूज पॉलिटिकल सेटअप। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कॉन्फेडरेसी सिस्टम था पर उसमें क्या था, जो डिफरेंट फैमिलीज थी उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, वो उनके बीच में राइवलरी होती थी, हॉस्टिलिटी होती थी, इसलिए पॉलिटिकल सेटअप लूज था। और अगर हम कंपेयर करें ब्रिटिश से तो वहाँ पे तो इसका कोई मुकाबला था ही नहीं। ठीक है दोस्तों। तीसरा, मिलिट्री सिस्टम काफ़ी इन्फीरियर था क्योंकि वेपन्स पुराने थे, डिसिप्लिन था नहीं। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी अनस्टेबल थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, फॉरेन ट्रेड पे ध्यान नहीं दिया। तो अगर फंड्स नहीं होंगे तो आप किस तरह से एरियाज को कॉन्कर करेंगे? तो ये एक सवाल था। इसके अलावा इंग्लिश लोगों की जो डिप्लोमेसी थी वो सुपीरियर थी, ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं। एंड जो ब्रिटिश लोग थे उनका प्रोग्रेसिव आउटलुक था, जबकि मराठा में उस समय भी ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की थी। ठीक है। प्रीस्टली क्लास का डोमिनेंस था, तो डिसीजन जो है वो मेरिट के बेसिस पर नहीं लिए जाते थे, बल्कि जो भी कास्ट क्लास के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते थे और उसी के बेसिस पे लोगों को भर्ती भी किया जाता था। तो इसलिए ये तमाम वो कारण थे जिसकी वजह से मराठा लोगों की हार होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। तो जो पंजाब में सबसे जो उनके प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे रणजीत सिंह, जो कि सुकर चकिया मिस्ल के लीडर थे। अब ये मिस्ल क्या होता है? मिस्ल का मतलब एरिया, एक स्टेट है। पंजाब को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया था, डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया था और उन एरियाज को मिस्ल के नाम से जाना जाता था। और पंजाब के साथ 2 वॉर होती है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 46 और सेकंड होती है 48 से 49। बाद में पंजाब का एनेक्सेशन हो जाता है। तो दोस्तों केवल हम शॉर्ट में देख रहे हैं कौन सी वॉर थी, किस टाइम पे हुआ था और ट्रीटी कौन सी थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ट्रीटी कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, और फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ की तरफ कि ये जो एक्सपेंशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, इसमें ब्रिटिश ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ की थी। इस पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पिछली बार भी सब्सिडरी अलायंस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमको ये पॉलिसी समझनी बहुत ज़रूरी है, तो इस पर हम फोकस करेंगे।
सबसे पहले थी कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, ये पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट की थी और इस पॉलिसी में क्या करना था कि अपनी खुद की टेरिटरी को बचाने के लिए आप नेबर की जो फ्रंटियर से उसको बचाओगे। ठीक है, मींस अगर ये आपकी टेरिटरी है तो इसको बचाने के लिए जो नेबर्स हैं, ठीक है, उन नेबर्स की टेरिटरी को आपको प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी खुद की टेरिटरी प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको यूज़ किया था मराठा में, मैसूर में इसको यूज़ किया था। तो फर्स्ट जो पॉलिसी है वो है द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। किसने स्टार्ट की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। मींस आपको नेबर्स की फ्रंटियर को डिफेंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब जो सेकंड पॉलिसी थी वो थी सब्सिडरी अलायंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्री मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिसी को स्टार्ट किया था वेलेस्ली ने और ऐसा माना जाता है कि ये पॉलिसी रिंग फेंस सिस्टम का ही एक्सटेंशन है। एंड दोस्तों इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस देखिए, इस पॉलिसी में बहुत सारे एलिमेंट थे। इसमें क्या होता था कि जो इंडियन स्टेट है उसके रूलर को कंपेल किया जाता था कि वो ब्रिटिश फोर्स को अपने यहाँ पे परमानेंटली स्टेशन करे। मींस जो इंडियन स्टेट का रूलर है उसकी टेरिटरी में परमानेंट रूप से ब्रिटिश फोर्सेस तैनात रहेंगी और उन फोर्सेस की मेंटेनेंस के लिए सब्सिडी वही स्टेट पे करेगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है। फर्स्ट, आपकी टेरिटरी में परमानेंट स्टेशन होंगी ब्रिटिश फोर्सेस, और दूसरा, उनकी मेंटेनेंस के लिए सब्सिडी भी आप ही को देनी है। ठीक है, दूसरी जो इसमें चीज़ थी वो ये थी कि जो इंडियन रूलर है उसके कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंट की पोस्टिंग रहेगी। मींस जितना भी आपका अफेयर चल रहा है, जो भी आपकी वर्किंग है, वो सब ब्रिटिश लोगों को पता रहेगी। इंटरनल मामलों में भी अफेयर, इंटरनल मामलों में भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तीसरी चीज़ ये थी कि कोई भी इंडियन रूलर जो इस अलायंस को साइन करता है वो अपने यहाँ किसी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है। अगर आपको देना है तो पहले आपको कंपनी की परमिशन लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एलिमेंट था। देन अगला ये था कि कोई भी स्टेट जो इस पॉलिसी को साइन कर रहा है वो किसी दूसरे स्टेट के साथ न तो वॉर कर सकता है न ही नेगोशिएट कर सकता है। अगर आपको करना है तो पहले गवर्नर जनरल की आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, देन इसके बदले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस स्टेट को बोलती थी कि हम आपको आपके एनिमीज से डिफेंड करेंगे, उसको आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, आपके जो इंटरनल मैटर्स होंगे उनमें हम किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये तो केवल कहने के लिए था, ब्रिटिश लोग हमेशा इंटरफेरेंस करते थे, लेकिन ये एक पॉलिसी थी। लेकिन ये पॉलिसी बहुत ही डिजास्ट्रस साबित हुई इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो सब्सिडी का अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा होता था और रूलर्स उसको पे नहीं कर पाते थे। तो पेमेंट के लिए क्या करते थे, वो अपनी टेरिटरी का हिस्सा सीड कर देते थे। तो सबसे पहली तो ये चीज़ थी। दूसरा, इस ट्रीटी के माध्यम से, इस अलायंस के माध्यम से जो इंडियन स्टेट थे उन्होंने वर्चुअली अपनी इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी, क्योंकि उनकी फोर्सेस आपकी टेरिटरी में है, उनका आदमी आपके कोर्ट में है, आप ना किसी के साथ वॉर कर सकते हो ना नेगोशिएट कर सकते हो, तो आपके पास कोई पावर बची ही नहीं थी। और इस सिस्टम से क्या हुआ था कि जो स्टेट था जिसने साइन की थी सब्सिडरी अलायंस, उसमें इंटरनल डीके हो गया। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, जब ब्रिटिश फोर्सेस आपकी टेरिटरी में आ गई हैं तो उससे हुआ क्या कि एक तो आपने आर्मीज़ को डिसबैंडमेंट कर दिया, क्योंकि अब जरूरत ही नहीं है आपको आर्मी की, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पिंडारीज को ज्वाइन कर लिया, और इन पिंडारीज की वजह से वो जो हमने देखा था एंग्लो मराठा वॉर, वो हुई थी, क्योंकि सब्सिडी बहुत हाई थी। ठीक है ना, इकोनॉमी आपकी डिस्टर्ब हो गई, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, तो उनको हटा दिया गया था। इसके अलावा क्योंकि अब ब्रिटिश फोर्सेस आपकी टेरिटरी में हैं, तो जो रूलर्स थे उनको किसी भी तरह का डर नहीं था। तो इसलिए हुआ क्या, जो लोग थे उनकी टेरिटरी में उनका ध्यान देना बंद हो गया। ठीक है, तो इससे जनता को काफ़ी नुकसान हुआ। और ये जो पॉलिसी थी ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल थी ब्रिटिश लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो इंडियन स्टेट की खर्चे पे, उसकी कॉस्ट पे एक लार्ज आर्मी को मेंटेन कर सकते हैं। मींस उनका पूरा का पूरा खर्चा इंडियन स्टेट उठाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात थी ब्रिटिश लोगों के लिए। और इसका मतलब, क्योंकि आपकी आर्मी इंडियन स्टेट में स्टेशन की हुई है, तो आप कभी भी जब भी आपकी इच्छा होगी आप उस स्टेट को अनेक्स कर सकते हो। तो ये पॉलिसी डिजास्टर्स साबित हुई थी इंडिया के लिए। और सब्सिडरी अलायंस के चलते काफ़ी सारे स्टेट थे जिनको
इस अलायंस को मानना पड़ा था। सबसे पहले था हैदराबाद 1798 1800 में, देन मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, राजपूत स्टेट्स थे, होलकर्स थे, सिंध 1839। तो ये तमाम वो स्टेट थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस जिन पे इम्पोज कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी में क्या था कि अगर किसी राजा के कोई अडॉप्टेड सन होता है तो उस राजा की डेथ के बाद वो अडॉप्टेड सन फादर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो ले सकता है, लेकिन स्टेट की प्रॉपर्टी पे उसका कोई भी हक नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ ये पॉलिसी होती थी कि अगर राजा के कोई बेटा नहीं है तो वो अडॉप्टेड सन राजा बन जाता था, पर इस चीज़ को मना किया गया। और कौन डिसाइड करेगा कि अडॉप्टेड सन राजा बनेगा कि नहीं, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी कि अडॉप्टेड सन को स्टेट देना है या उसको अनेक्स करना है। तो ये इस डॉक्ट्राइन को बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इसके पीछे किसका श्रेय जाता है? लॉर्ड डलहौजी का। और लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में 8 स्टेट्स को एनेक्स किया था। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी टेरिटरी थी जो ब्रिटिश के पास आ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से 1857 में रिवोल्ट होती है। जो झांसी की रानी हमने काफ़ी सुना है, तो उनका रिवोल्ट करने का मेन जो उनका इशू था वो यही था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को, कि झांसी को भी एनेक्स कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब वो कौन कौन से स्टेट थे? सतारा, संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध। फ्रेंड्स यहाँ पे अवध 1856 में इसको अनेक्स किया था, लेकिन इसका जो रीजन था वो क्या था? मिस गवर्नमेंट के ग्राउंड पे ही इसको अनेक्स किया गया था, ना कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के मामले में। और इस पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि किस स्टेट को मिस गवर्नेंस के नाम पे एनेक्स किया था। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इसके बाद कुछ छोटी मोटी पॉलिसीज और थी। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में 2-3 चीज़ें और थी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो इंडिया के जो एक्स रूलर्स थे उनके टाइटल भी रिकॉग्नाइज करने से मना किया था। उनकी पेंशन का पेमेंट रोक दिया गया था, जिससे भी काफ़ी सारे लोग नाराज़ थे, जैसे कि नाना साहेब। और ये सब फिर 1857 की रिवोल्ट में शामिल हो जाते हैं। तो जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो हमारे लिए सही थी नहीं, उस समय के जो रूलर्स थे उनके लिए वो पॉलिसीज़ सही नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉलिसी आती है वो आती है फॉरवर्ड पॉलिसी। और ये पॉलिसी थी ऑकलैंड की, 1836 की पॉलिसी थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी ऑकलैंड के द्वारा बनाई गई थी। और इसमें जो मेन इनका मुद्दा था वो ये था कि कंपनी की गवर्नमेंट को इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से ही इनिशिएटिव लेने होंगे, क्योंकि खतरा था रशियन अटैक का। क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एंग्लो अफगान रिलेशंस की, और वहाँ पे रशियन अटैक का खतरा था। तो उससे निपटने के लिए फॉरवर्ड पॉलिसी को लाया गया था। केवल इतना जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हम एंग्लो अफगान रिलेशन में नहीं जाएंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल इतना जानना काफ़ी है कि फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड की थी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आती है वो पॉलिसी थी जॉन लॉरेंस की, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी 1864 से 69। ठीक है, जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये बेसिकली जो फर्स्ट अफगान वॉर में जो डिजास्ट्रस रिजल्ट आया था उसका रिएक्शन था। और इसमें 2 चीज़ें शामिल की गई थी कि जो फ्रंटियर्स हैं उनकी पीस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और दूसरा कि कोई भी कैंडिडेट फॉरेन हेल्प नहीं लेगा, ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं उनको इसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी क्यों हुई थी? क्योंकि फर्स्ट अफगान वॉर का डिजास्ट्रस रिजल्ट आया था। अब वो रिजल्ट क्या आया था हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अगली जो लास्ट पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी लिट्टन की, और उसका नाम था पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। इसका मतलब क्या था कि आपको साइंटिफिक फ्रंटियर्स रखने हैं। ठीक है, और जो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उनको आपको सेफगार्ड करना है। मीन्स जो आपके एरिया हैं जहाँ पे आपकी पकड़ है उनको आपको सेफगार्ड करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम हमारे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप गूगल फॉर्म में इस वीडियो को रेट कर सकते हैं, अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे लिख के हमें दे सकते हैं। एंड दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।